नमस्कार साथियों, आज हम लोग अरस्तू के लोकतंत्र के संबंध में उसकी धारणा पे बात करेंगे कि अरस्तू के लोकतंत्र के बारे में क्या विचार थे। जैसा कि हमने देखा कि अपने गुरु प्लेटो के अनुसार वो भी लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक प्रकार से आलोचक ही था। और इसका एक कारण ये था कि जो अरस्तू का व्यक्तिगत अनुभव हुआ, जिस तरीके से उसने सोक्रेटिस को विष का पान करते हुए देखा या स्वयं अरस्तू को एथेंस से भागना पड़ा, और इस प्रकार से वहाँ की जो वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति थी उस समय तत्कालीन, उससे वो बहुत संतुष्ट नहीं था। और उसने कुछ आइडियाज़ इस तरीके की अपनी बनाई कि शायद लोकतंत्र कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और एक बात ज़रूर है कि उसने जो पुस्तकें लिखी अरस्तू ने, जिसमें बहुत चर्चित पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में उसने बहुत अच्छे ढंग से इसका चित्रण किया है डेमोक्रेसी के बारे में। कभी आपको अगर वक्त मिले तो पढ़ें। उसमें उसने ये प्रयास नहीं किया है जैसा कि प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक में किया था कि भाई आइडियल स्टेट की कोई अवधारणा देने की कोशिश नहीं की है, बल्कि अरस्तू ने जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थे, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन थे यूनान में उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जिनको पोलिस कहा जाता था। तो लगभग उसने 158 संविधानों का एक प्रकार से आनुभाविक अध्ययन किया, उनको विजिट किया, वहाँ की शासन व्यवस्था को देखा और एक प्रकार से अपना ये निष्कर्ष निकाला कि इस समय यूनान में जितने भी संविधान हैं या जितने भी संविधान या सरकारें हैं, उसमें सबसे अच्छी सरकार और सबसे अच्छे संविधान की संज्ञा किसको दी जा सकती है। तो इस प्रकार से अरस्तू का जो मेथडोलॉजी है अपने अध्ययन में, उसमें हम देखते हैं तो हमको एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का एक सम्मिश्रण दिखाई देता है। अर्थात अरस्तू ने 158 देशों का, 58 संविधानों का, शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, उसके बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। एक तो ये एम्पिरिकल मेथडोलॉजी की तरफ ले जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसने अपने सोक्रेटिस या प्लेटो अपने गुरु की जो मेथडोलॉजी थी कि उसमें थ्योरेटिकल जो पुट था, दार्शनिक जो पुट था, उसको भी उसने लिया है। और थ्योरेटिकल पुट अरस्तू में ये है कि अरस्तू ये मानता है कि मेजॉरिटी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात ज़्यादा लोगों का जो शासन होता है, बहुमत का जो शासन होता है, वो एक व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों की शासन व्यवस्था से बेहतर होता है। तो ये एक थ्योरेटिकल एजम्पशन उसके है। जैसे कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना दी थी, उसी प्रकार से अरस्तू ने भी अपनी परिकल्पना दी कि वो बहुमत के शासन को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के शासन से अच्छा मानता है। और इसके पीछे उसने जो तर्क दिया है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसका जो लॉजिक है वो ये है कि जब बहुत सारे लोग होंगे तो जो उनकी बौद्धिकता की मात्रा होगी, क्वांटिटी ऑफ जो विजडम होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत कि अगर एक आदमी कोई निर्णय ले रहा है, चाहे वो जितना अच्छा निर्णय ले रहा है, लेकिन है तो उसकी सीमित बौद्धिकता ही, एक व्यक्ति की बौद्धिकता अगर वो राजा है तो, और अगर वो कुछ लोगों का शासन व्यवस्था है तो उसमें कुछ लोगों की बौद्धिकता है। लेकिन जहाँ बहुमत का या सबका शासन है, जनता का शासन है, मेजॉरिटी का शासन है, वहाँ पे तो वो मानता है कि एक प्रकार से अच्छा, क्वांटिटेटिवली अच्छा बौद्धिकता होनी चाहिए निर्णयन में। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एक तो एम्पिरिकल मेथड को लेके चलता है और दूसरा थ्योरेटिकल मेथड को भी लेके चलता है, जहाँ पे उसने अपने आधारशिला रखी है। और इस प्रकार से वो अपने जजमेंट को लेने के पहले 158 संविधानों के बारे में कोई भी निर्णय करने से पहले वो वास्तव में वहाँ के सारे संविधानों का एक वर्गीकरण करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि इस सारे संविधानों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने अरस्तू के संविधान के वर्गीकरण के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, उसमें उसने उसके बुक 3 में इसका उल्लेख किया है विस्तार से। लेकिन उसके पहले उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है निकोमैकियन एथिक्स, और निकोमैकियन एथिक्स में भी उसने अपने क्लासिफिकेशन का उल्लेख किया हुआ है। तो जो टाइपोलॉजी हमको अरस्तू में मिलती है कि वर्गीकरण उसने संविधानों का किया है,
आइए देखते हैं कि अरस्तू ने अपने संविधानों का जो 158 संविधान अध्ययन किए, उस 158 संविधानों के अध्ययन करने में क्या उसने पैमाइश रखी, क्या उसने आधार रखा, वर्गीकरण का आधार उसने क्या रखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि अरस्तू ने 2 आधारों पे अपने टाइपोलॉजी या अपने वर्गीकरण को बनाने की कोशिश किया है। पहला जो आधार ये है कि वो ये देखना चाहता है कि क्या जो शासक हैं वो जनता के हित में शासन करते हैं या स्वहित में शासन करते हैं। एक वर्गीकरण का आधार तो ये है कि अगर वो जनता के हित में शासन करते हैं तो एक दूसरी बात है, और अगर वो स्वहित में शासन करते हैं या अपने हित में शासन करते हैं तो वो एक दूसरा वर्ग हो गया। तो एक तो वर्गीकरण का आधार ये हो गया। दूसरा उसने वर्गीकरण का आधार लिया है संख्या बल को, अर्थात वो ये देखना चाहता है कि शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कुछ लोग शासन कर रहे हैं, या सभी लोग शासन कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग शासन कर रहे हैं। तो ये दूसरा आधार हो गया। तो ये इन दोनों आधारों को भूलिएगा मत कि अरस्तू ने अपने वर्गीकरण में ये 2 आधार लिए थे कि स्वहित में शासन कर रहा है शासक या जनता के हित में शासन कर रहा है, और शासन करने वाला एक है, कुछ है, या ज्यादातर लोग हैं। ये 2 आधार। अब उसने इसमें एक तर्क ये दिया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसको उसने इसी आधार पे, इसी वर्गीकरण के आधार पे गुड और बैड में बांटा है। अर्थात गुड शासन वो उसको मानता है जहां पे शासक दूसरे के हित में, अर्थात समाज के हित में, लोगों के हित में शासन करता है, और वह शासन प्रणाली को बुरा मानता है जिसमें कि शासक करने वाला, चाहे वो स्वयं बहुमत ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो कुछ लोग हों, चाहे एक व्यक्ति हो, अगर वो स्वहित में शासन करते हैं तो उसको उसने बुरे शासन की संज्ञा दी है। तो अगर संख्या के आधार पे और स्वहित और परहित के आधार पे देखा जाए तो इसका क्रॉस अमेलगमेशन करके उसने अपने इथिकल आर्गुमेंट का निर्धारण किया है कि वह शासन व्यवस्था अच्छी है जिसमें हम पूरे जनता का हित ध्यान रखते हैं, और वो शासन व्यवस्था खराब है जिसमें कि हम स्वहित का या अपने हित का ध्यान रखते हैं। और इस प्रकार से ये स्वहित और परहित, अर्थात अपना हित और दूसरे का, समाज का हित, इसमें फिर वो अंदर जाता है और वो कहता है कि इसको फर्दर हम अगर अच्छी शासन व्यवस्था है, अर्थात शासक जनता के हित में शासन कर रहा है, तो हम देखेंगे कि वो एक व्यक्ति शासन कर रहा है वहाँ पे, कुछ लोग शासन कर रहे हैं वहाँ पे, या ज़्यादातर लोग शासन कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर शासन बुरा है, अर्थात वो अपने हित में कर रहा है शासक, तो हम फिर वहाँ देखेंगे कि वो शासक एक है, कुछ है संख्या बल में, या ज़्यादातर लोग हैं। और इस प्रकार से उसने जो वर्गीकरण किया है वो ये किया है कि जो अच्छी शासन व्यवस्थाएं हैं, उस अच्छी शासन व्यवस्थाओं में उस सबसे ऊपर वो मोनार्की को रखता है, राजतंत्र को रखता है। राजतंत्र का मतलब हुआ एक व्यक्ति का शासन हो लेकिन वो राजा सबके हित में शासन कर रहा है। उसके बाद कुछ लोगों का शासन हो जो जनता के हित में शासन कर रहा है, और तीसरा जहाँ पे कि नागरिकों का शासन हो लेकिन वो नागरिक पूरी जनता के हित में शासन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति राजतंत्र, कुछ व्यक्ति, उसको उसने कुलीन तंत्र की संज्ञा दी है, और जो जहाँ पे कि नागरिक शासन करते हैं और जनता के हित में शासन करते हैं उसको उसने पॉलिटी शब्द का नाम दिया है, जिसका कि हिंदी में तर्जुमा या हिंदी में ट्रांसलेशन संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राजतंत्र को उसने सबसे ऊपर रखा, उसके बाद उसने कुलीन तंत्र को रखा, और उसके बाद उसने लोकतंत्र को संवैधानिक लोकतंत्र को रखा है। लेकिन जो बुरा फॉर्म है इसका, वो बुरा फॉर्म ये है कि अगर राजतंत्र जहाँ एक व्यक्ति का शासन है, अगर वो जनता के हित में शासन न करके अगर वो स्वहित में शासन करने लगता है तो एक प्रकार से वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। वो एक प्रकार से अधिनायकवादी प्रवृत्ति उसमें हमको दिखाई देती है कि वो जनता का ख्याल नहीं रखता, वो केवल अपना ख्याल रखता है। तो वो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक व्यक्ति शासन कर रहा है लेकिन उसका डेविएंट फॉर्म है, अर्थात बैड फॉर्म है। इसी प्रकार जहाँ कुछ लोग शासन कर रहे हैं और वो कुछ लोग अपने ही हित के बारे में ध्यान रखते हैं, जनता के हित के बारे में नहीं सोचते, वहाँ पे भी वो कहता है कि इसको हम धनिक तंत्र की संज्ञा देंगे, और ये भी शासन व्यवस्था एक बुरी शासन व्यवस्था होती है जो कि एरिस्टोक्रेसी का डेविएंट फॉर्म है, ऑलिगार्की। और तीसरा कि जहाँ पे लोग तो शासन करते हैं, बहुमत तो शासन करता है, लेकिन वो बहुमत वास्तव में
अपने हित में, अर्थात जिस समाज के वर्ग का बहुमत होता है वो वर्ग अपने हित में अगर शासन कर रहा है, पूरे समाज के हित में अगर शासन नहीं कर रहा है, तो फिर उसको उसने लोकतंत्र की संज्ञा दी है या उसने उसको डेमोक्रेसी की संज्ञा दी है, उसको संवैधानिक लोकतंत्र नहीं कहा। तो संवैधानिक लोकतंत्र का जो डेविएंट फॉर्म है अर्थात बुरा फॉर्म है, उसको अरस्तू एक प्रकार से लोकतंत्र की संज्ञा देता है। तो अरस्तू की शब्दावली में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहाँ पे कि स्वतंत्र लोग होते हैं, और क्योंकि सभी लोग सहभागिता कर रहे हैं शासन व्यवस्था में, लेकिन वो गरीब होते हैं, वो पुअर होते हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी में होते हैं। और चूंकि वो स्वतंत्र होते हैं, गरीब होते हैं और मेजॉरिटी में होते हैं, तो उनको अपने हित में शासन करने की एक प्रवृत्ति होती है। वो चाहते हैं कि उनकी गरीबी दूर हो, उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे और उन्हें लाभ मिलता रहे शासन व्यवस्था से। तो ये वर्गीकरण अरस्तू ने किया है, और जो ये वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण में कुछ बातें खास हमको ध्यान में रखने की हैं कि अरस्तू ने ये वर्गीकरण करते समय 2-3 चीज़ें विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में। और पहली चीज़ ये बताता है कि हमें ये देखना होगा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी संविधान को, अगर मान लीजिए हमने कहा कि वो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का भी उसमें वर्गीकरण करना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी एक ही तरह की होती है या डेमोक्रेसी कई प्रकार की होती है। तो अरस्तू के अनुसार कोई भी शासन व्यवस्था हो उसमें 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। पहला चीज़ तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि अगर वो लोकतंत्र भी, अगर मान लीजिए कि वो डेमोक्रेसी भी है, तो जो संविधान है उस देश का, क्या वो संविधान वास्तव में पूरी जनता के हित के लिए, वो शासन व्यवस्था पूरी जनता के हित के लिए संचालित हो रही है, या वो सारा का सारा लोकतंत्र, कहने को लोकतंत्र है लेकिन वो समाज के किसी एक वर्ग के लिए काम कर रहा है जो बहुमत वर्ग है, अर्थात जो बहुमत में है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोकतंत्र केवल उस बहुमत के लिए ही काम कर रहा है, उसमें और लोग उपेक्षित हो रहे हैं? पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि वितरणात्मक न्याय जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं जिसको, और उसको अरस्तू कहता है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस लोकतंत्र में, कहने को वो लोकतंत्र है लेकिन उसमें जो ऑफिसेज हैं, जो पद हैं, उनका वितरण कैसे हो रहा है, उनको बांटा कैसे जा रहा है। क्या वो सभी लोगों में समान रूप से बांटे जा रहे हैं? जो स्वतंत्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी उसमें बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है, या उसमें जो लोग धनवान हैं, जो कुलीन हैं और जिनके पास राजनीतिक गुण है, क्या उसका भी कुछ ध्यान रखा जा रहा है, या सारे पदों को ऐसे ही सबके ऊपर समान रूप से बांट दिया जा रहा है कि उसके वो योग्य हैं चाहे नहीं है, लेकिन सबको समान रूप से दे दिया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है उसके अनुसार भी हमको अपने लोकतंत्र को देखना पड़ेगा कि वो किस श्रेणी में आता है, और देखना पड़ेगा कि किसको क्या पद दिए जा रहे हैं। तो ये कैसे दिए जा रहे हैं और किसको दिए जा रहे हैं, इसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक प्रिंसिपल है जो कि अरस्तू ने लोकतंत्र को परिभाषित करने में जिसका प्रयोग किया है। और तीसरा उसने कहा है कि हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको हम संप्रभु कहते हैं, तो वास्तव में लोकतंत्र में हम कह देते हैं कि जनता का शासन है, लेकिन उस जनता का एक हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है जो कि सत्ता का बार बार प्रयोग करता रहता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान भले ही लोकतंत्र को कहता हो कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन समाज में जो वर्ग है, एक बहुमत वर्ग है, ऐसा तो नहीं कि बार बार वही सत्तासीन हो रहा है और अन्य जो समाज के वर्ग हैं उनको सत्ता में कोई शिरकत नहीं करने का मौका मिल रहा है या उनको सहभागिता में नहीं मिल रही है। इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि
ये 3 जो आधार अरस्तू ने बताए कि भाई पहला तो ये देखना है कि जो लोग सत्ता में हैं वो अपने मान लीजिए कि समाज में एक वर्ग है वो अपने ही हित में काम कर रहा है, वो बार बार सत्ता में भी आ रहा है, वो अपने हित में काम कर रहा है, तो और लोग क्या करेंगे। दूसरा कि जो ऑफिसेज बांटे जा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो किसी को उसमें जो योग्यता है वो उसको उपेक्षा की जा रही है और सब अयोग्यों को मिला के ऑफिसेज बांट दिए जा रहे हैं, और क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई सामाजिक वर्ग पर परपीचुअली नेग्लेक्टेड है सॉवरेन एक्सप्रेशन ऑफ पावर से, सॉवरेन यूज ऑफ पावर से। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए अरस्तू ने जो चीज़ बताई है जो कि हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, वो उसने वर्गीकरण किया है कि डेमोक्रेसी को भी कई प्रकार के डेमोक्रेसी के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एक तो क्लासिफिकेशन हो गया गवर्नमेंट, लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी पहुंचते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके भी उसने 4 वर्गीकरण अपने पुस्तक में द पॉलिटिक्स में बताए हैं, और उन चारों का उल्लेख संक्षेप में मैं आपको करना चाहूँगा। पहला उसने ये बताया है कि पहला लोकतंत्र का प्रकार तो वो हो गया जहां धनी निर्धन सब बराबर हैं, उसमें से न धनी सॉवरेन संप्रभु है न निर्धन संप्रभु है, लेकिन निर्णय मेजॉरिटी के द्वारा लिया जा रहा है, और जो लोग भी ऑफिसेज को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नीचे के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस भी लगाई जा रही हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सारे पदों पे केवल गरीबों का ही कब्जा हो जाए, क्योंकि गरीब बहुमत में है। तो अरस्तू कहता है कि अगर सारे के सारे पदों पे गरीबों का कब्जा हो जाएगा तो समाज को जो नोबिलिटी है, जो पॉलिटिकल वर्च्यूज़ हैं या जो और चीज़ें हैं उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या वहाँ पे ऐसा हो पा रहा है। तो जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था है वो अरस्तू कहता है कि वो एक प्रकार का वर्गीकरण हुआ डेमोक्रेसी का। दूसरे प्रकार का डेमोक्रेसी वो कहता है कि वह डेमोक्रेसी है जहाँ पे कि जो लोग उच्च कुलीन पदों में पैदा हुए हैं उनको भी ऑफिसेज में बाकायदा शिरकत करने का या शेयर करने का मौका मिल रहा है, लेकिन लॉ इज सुप्रीम। वहाँ पे कोई उनकी वर्चस्व नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो उनकी सहभागिता है राजनीतिक पदों में, लेकिन वहाँ पे भी कानून संप्रभु है। दूसरा वर्गीकरण ये हो गया। तीसरा वर्गीकरण ये बताता है अरस्तू कि सभी नागरिकों को सभी पदों पे समान रूप से सहभागिता मिल रही है या शेयर मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी कोई भी सुप्रीम नहीं है, लॉ ही सुप्रीम है। ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार उसने कहा कि चौथा प्रकार लोकतंत्र का वह होता है जिसको कि हम हिंदी में भीड़ तंत्र कह सकते हैं, अर्थात जहाँ पे मल्टीट्यूड ही सॉवरेन होता है, जो बहुमत है वही सॉवरेन होता है और वही लॉ होता है। लॉ सॉवरेन नहीं होता है, लॉ सुपीरियर नहीं होता है, बहुमत ही सॉवरेन होता है, सुपीरियर होता है। और कोई भी जो लोगों का निर्णय है या असेंबली है या संसद है वो किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, किसी भी कानून को हटा सकती है। तो एक प्रकार से जो भीड़ है वो एक सिंगल कंपोजिट मोनार्क की तरह से काम करती है, अर्थात भीड़ का। लेकिन आप जानते हैं कि ये भीड़ जो है ये बड़ी इरेशनल होती है, भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है, और अगर भीड़ के अनुसार चलेंगे हम तो एक अच्छे रैशनल डिसीजन पे हमारा लोकतंत्र नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए एरिस्टोटल इस फॉर्म को, जो चौथा वर्गीकरण है लोकतंत्र का, उसको रिजेक्ट आउटराइटली कर देता है और कहता है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, उस अरस्तू ने ये जरूर कहा है कि हमें ओलिगार्की और जो धनिक तंत्र है और जो लोकतंत्र है इसमें थोड़ा सा सामंजस्य करने की ज़रूरत है। और वो सामंजस्य ये है कि हम किसी ऐसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ें जिसको कि हम मॉडरेट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और इस मॉडरेट डेमोक्रेसी को उसने यूनानी भाषा में पोलिटिया करके नाम दिया है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में तर्जुमा जिसका करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी का मतलब होता है, ग्रीक भाषा के टर्म्स को अगर जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है, या हिंदी में ट्रांसलेट हम करें तो उसका मतलब होता है, पोलिटिया का मतलब होता है संविधान, और इस प्रकार से पॉलिटी का मतलब होता है संवैधानिक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से अरस्तू जो है वो एक प्रकार से हमको संवैधानिक शासन व्यवस्था की तरफ ले जाता है और कहता है कि वो व्यवस्था जिसमें कि न तो रिच डोमिनेट करें न पुअर डोमिनेट करें, बल्कि उसमें एक मिडिल क्लास हो जो कि डोमिनेट करे, वो ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कि एक अच्छे लोकतंत्र को फिर भी हम जी सकते हैं। और उसका एक आर्गुमेंट देता है जो कि आर्गुमेंट बहुत अच्छा है, आर्गुमेंट वो आपको जानना चाहिए।
उसने ये कहा कि जो मिडिल क्लास होता है, तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनमें ये मादा होता है, उनमें ये काबिलियत होती है, उनमें ये पेशेंस होता है कि वो विवेक के अनुसार कार्य कर सकें। लेकिन जो रिच होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, उनमें दुर्व्यवहार और दुष्टता की प्रवृत्ति पनप जाती है, क्योंकि उनके पास एरोगेंस आ जाता है, धन का बल आ जाता है। उस धन के बल से उनमें थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। जब एरोगेंस आ जाता है तो वो दुर्व्यवहार करने लगते हैं या कभी कभी दुष्टता पे भी उतर आते हैं, बड़ी बड़ी दुष्टताएं करते हैं जिसका कि आम आदमी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जहां तक पुअर का सवाल है तो उसने पुअर्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया और कहा कि जो लोग गरीब हैं, चूंकि वो गरीब हैं, इसके अंदर इसलिए उनके अंदर एक दुर्भावना होती है समाज के उन लोगों के प्रति जो कि गरीब नहीं हैं, और वो भी छोटी छोटी दुष्टताएं करने से नहीं बचते। तो इस प्रकार से जो रिच होते हैं उनको भी और जो पुअर होते हैं उनको भी अरस्तु ने एक प्रकार से बहुत अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा। उनके बीच में जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल पाथ है, जो मिडिल क्लास है, उसको उसने कहा कि इनमें विवेक होता है, ये विवेक के अनुसार काम करते हैं। दूसरा उसने आर्गुमेंट ये दिया, जो भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट है, उसने ये कहा कि जो लोग गरीब होते हैं वो कभी शासक रहे नहीं होते हैं, बल्कि वो हमेशा गुलाम की तरह से व्यवहार किए होते हैं। इसलिए उन लोगों में शासन करने की क्षमता नहीं होती है, शासन करने की समझ नहीं होती है, क्योंकि वो शुरू से ही जो है एक प्रकार से गुलामी करते रहे हैं समाज में रिच लोगों की या शासकों की। तो उनमें ये गुण नहीं होता है कि वो शासन की निटी ग्रिटीज को समझ सकें। और जो रिच लोग होते हैं वो चूंकि कभी हमेशा उन्होंने आदेश ही दिया होता है अपने धन बल के आधार पे, इसलिए उन लोगों में कभी ये भाव नहीं होता कि कैसे वो स्वयं अपने को शासित करें। और इसलिए जब अगर जो रिच क्लास है वो अपने को शासित की स्थिति में नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, उसको जल्दी उसमें डिस्कम्फर्ट रहता है कि वो हमेशा सोचता है कि हम सुपीरियर हैं, हम शासन करें। तो रिच क्लास अपने को शासित के रूप में व्यवहार नहीं कर पाता, और जो पुअर क्लास है वो शासक के रूप में व्यवहार करने के लिए सक्षम नहीं होता है। इसलिए अरस्तु कहता है कि जो मिडिल क्लास है वही ये जानता है कि वो शासक भी कैसे हो सकता है और शासित भी कैसे हो सकता है, और जो स्वतंत्र और समान लोग हैं उनके साथ एक साथ किस प्रकार से बौद्धिक ढंग से सक्षम व्यवहार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मानता है अरस्तु की जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में भीड़ की प्रवृत्ति होती है या रैशनैलिटी की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जो हमें जब भी अगर डेमोक्रेसी का हमें चयन करना चाहिए तो हमें एक मॉडरेट डेमोक्रेसी या हमें पॉलिटी का चयन करना चाहिए, जिसको कि हम लोग संवैधानिक लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो अपना क्लासिफिकेशन किया संविधान का, उसमें सबसे ऊपर मोनार्की या राजतंत्र, उसके बाद उसमें जो एरिस्टोक्रेसी, और उसके बाद से पॉलिटी, और उसके बाद से फिर आपका ये जो इसके डेविएंट फॉर्म्स हैं इसकी चर्चा किया है। लेकिन डेमोक्रेसी को उसने एक प्रकार से सबसे नीचे रखा है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरस्तु डेमोक्रेसी को एक बुरी शासन व्यवस्था मानता था। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अरस्तु ने अपने डेमोक्रेसी के बहुत सारे वेरिएंट्स बताए हैं, डेमोक्रेसी के प्रकार बताए हैं, और उसमें जो संवैधानिक लोकतंत्र है जिसको उसने पॉलिटी कहा है उसको उसने फाइनली अप्रूव किया है। थैंक यू वेरी मच।